अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? वालेकुम सलाम सर, ठीक है हम सब। चलो शुक्र है, आप लोग ठीक होना तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। जब तक स्टूडेंट आते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस को देख लेते हैं। हमारे पास जो थे वो कल हम लोगों ने अपना पेरिफेरल जो वास्कुलर सिस्टम है वो हमने कल शुरू किया था, ठीक है। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम में हमने कहा था कि ये क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे जितने भी टुवर्ड लेग टुवर्ड हैंड जितने भी आर्टरीज बन गए हैं उनको हम अपने पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो जनरल हमने इंस्पेक्शन की बात की थी कि इंस्पेक्शन में जो है हम लोग किस तरह जो है वो अपने लिम्स हो गए, लिम्स को देखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने नोट करनी होगी। इम्पुटेशन हमने देखना होगा। इसके अलावा स्केयर्स हो गए। ये सारी चीज़ें हमने कल की बात की थी। और फिर हमने बात की थी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इक्विपमेंट में हम देखते हैं मोबिलिटी एड्स। पेशेंट को कोई ऐसे व्हील चेयर या वॉकिंग एड्स तो यूज़ नहीं करा, वाइटल साइन जो है वो हम नोट करेंगे, ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट हम लोग नोट करेंगे। फिर हम लोग अपर लिम की तरफ आए थे, तो अपर लिम ने हमने बात की थी कि अपर लिम में जो है वो हम लोग जो है इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे? पेरिफेरल साइनोसिस, उसमें हम देखेंगे पेरिफेरल पेलर, टार स्टेनिंग और जेंथोमेटा, गैंग्रीन। फिर हमने टेम्परेचर की बात की थी कि टेम्परेचर और केपरी रिफिल टाइम जो है वो हमने बात की थी कि ये नॉर्मल हमारे पास 2 सेकंड होता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो चलें शुरू कर लेते हैं अपना यूनिट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो है वो कैपिलरी रिफिल टाइम की बात हमने की थी कि कैपिलरी रिफिल टाइम जो हमारे पास वो है वो कितना होगा। अगर 2 सेकंड से कम की मैंने बात की थी कि हम मजरिंग कैपिलरी रिफिल टाइम इन द हैंड इन अ यूजफुल वे असिस्टिंग पेरिफेरल परफ्यूजन, ठीक है। हम जो है जब पेरिफेरल परफ्यूजन को देखते हैं, पेरिफेरल परफ्यूजन मतलब कि हमारे पास जो है वो पेरिफेरल को जो आर्टरी जो हमारे ब्लड की सप्लाई होती है वो कैसी है, ठीक है। तो उसको हमने कल बात की थी कि इसको हम कहते हैं पेरिफेरल परफ्यूजन, हमने कल उस पर बात की थी। जनरली हम लोग पेरिफेरल परफ्यूजन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लड फ्लो जो हमारे पास होती है या जो सर्कुलेशन होती है वो पेरिफेरल्स को वो कैसी है। तो उसको हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं पेरिफेरल परफ्यूजन कहते हैं। तो हम जो है वो पेरिफेरल परफ्यूजन जो है वो किस तरह हम असिस्ट करेंगे? अप्लाई 5 सेकेंड ऑफ प्रेशर टू द डिस्टल फेलिंग्स ऑफ वन ऑफ द पेशेंट फिंगर एंड देन रिलीज, ठीक है। हम इस तरह करेंगे कि पेशेंट की जो डिस्टल फेलिंग्स है पेशेंट के, उस पे हम जो है 5 सेकंड के लिए कुछ प्रेशर से अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं और फिर उस प्रेशर को हम रिलीज करेंगे। तो उससे क्या होगा? इन अ हेल्दी इंडिविजुअल द इनिशियल पेलर ऑफ द एरिया यू कंप्रेस शुड रिटर्न टू इट्स नॉर्मल कलर इन लेस देन 2 सेकंड। जो हमारे पास नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं, ये जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, उनकी जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो लेस देन 2 सेकंड होती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो पेरिफेरल परफ्यूजन है वो नॉर्मल है, ठीक है। और अगर सीआरटी डेट इज ग्रेटर देन 2 सेकंड सजेस्ट पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन। अगर हमारे पास कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो जो है वो 2 सेकंड से एबव हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो ठीक नहीं है, या उसको हम कह सकते हैं कि वो पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन हमारे पास होती है, ठीक है। जस्ट पेरिफेरल परफ्यूजन हम किस चीज़ को कहते हैं? ब्लड की सप्लाई को हम कहते हैं या ब्लड की सर्कुलेशन को हम कहते हैं पेरिफेरल्स को। Prior to assessing CRT, check the patient doesn't currently have pain in their finger, ठीक है। किसी भी फिंगर में हम अगर CRT को देखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ नोट करनी होगी? हमने ये चीज़ नोट करनी होगी कि पेशेंट जो है उसको उस फिंगर में कहीं पेन तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर पेशेंट को वहाँ पे पेन हो रहा है और आप जो है वो परफ्यूजन चेक कर रहे हैं, तो इससे जो है क्या होगा? इससे प्रॉपर जो है पेशेंट जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा।
आज हम बात करते हैं पल्सेस की बारे में, बात करते हैं कि हमारे पास पल्स जो है ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने पल्स को देखना है कि व्हाट इज मीन बाय पल्स। आप लोगों को पता है कि हम पल्स कहते हैं, पल्स किस चीज़ को कहते हैं, इसकी जो प्रॉपर हमारे पास डिफिनेशन आती है। पल्स हम कहते हैं द पल्स इज अ क्रूशियल मेजर ऑफ द हार्ट रेट। ठीक है, हम जो हार्ट रेट को मेजर करते हैं तो हम थ्रो पल्स करते हैं। ठीक है, तो ये एक, या हम कह सकते हैं कि द पल्स आर काउंट ऑफ आर्टीरियल पल्स पर मिनट इज इक्विवेलेंट टू मेजरिंग द हार्ट रेट। हार्ट रेट मतलब कि पर मिनट में जो है हार्ट जो है वो कितना ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप कर रहा है। तो वो प्रॉपरली हम किस चीज़ के हम करते हैं, वो थ्रो पल्स हम करते हैं, जो कि हमारे पास एक वाइटल साइन में आता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बात हुई है पल्सेस की, और फिर उसके बाद रेडियल पल्स की। तो हम पल्स किस तरह फाइंड करेंगे पेरिफ्रीज में। जो रेडियल पल्स हमारे पास होता है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि रेडियल पल्स जो हम लोग किस तरह जो है वो फाइंड करेंगे। हमारी जो रिस्ट जो हमारी होती है, रिस्ट में हम लोग कौन सी पल्स फाइंड करते हैं, रेडियल पल्स हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, palpate the patient radial pulse located at the radial side of the wrist with the tips of the index and middle finger। ठीक है, aligned longitudinally over the course of artery। हम अगर किसी पेशेंट का रेडियल पल्स फाइंड करते हैं तो हमें चाहिए कि हम जो अपने इंडेक्स फिंगर के टिप्स है उसको पेशेंट के जो रेस्ट पोजीशन है वहां पे रखेंगे। ठीक है, और उसको हम लैटिट्यूडनली रखेंगे। फिर वंस यू हैव लोकेटेड द रेडियल पल्स असिस्ट द रेट इन पाल्पेटिंग फॉर एटलीस्ट 5 कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब जो है मिसाल के तौर पर अगर मैंने वहां पे पल्स जो है वो मैंने लोकेट कर लिए, तो लोकेट के बाद जो है मैं फिर देखता हूँ कि उसकी रेट क्या है, उसकी रिदम क्या है। रेट का मतलब ये होता है, रेट का मतलब ये होता है, अगर हम कहते हैं कि पल्स रेट जो है वो 72 है, वो 78 है, तो उसका मतलब ये होता है कि 72 78 मतलब ये होता है कि ये हार्ट बीट, ये हार्ट रेट हम देखते हैं। पल्स रेट का मतलब ये होता है द हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ टाइम डेट हार्ट बीट इन अ मिनट। अगर हम कहते हैं कि इस पेशेंट का पल्स जो है वो 88 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 मिनट में उसका जो हार्ट है उसने 88 दफा जो है वो क्या क्या होता है, हार्ट बीट की होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने आपको ब्लड जो है वो दिया होता है। ठीक है, तो एक रेट होता है। एक हम कहते हैं रिदम कहते हैं। तो रिदम हम किस चीज को कहते हैं, रिदम हम कहते हैं कि पैटर्न इन विच द हार्ट बीट, मीन्स के हार्ट बीट जो है वो कैसे कौन से पैटर्न पे हो रहा है। आया वो जो पल्स है वो थ्रीड है, आया जो पल्स है वो बिल्कुल वीक है। ठीक है, या वो थ्रिल है, वो कैसा है। ठीक है, या वो बाउंसी है। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो पल्स को जो है वो पाल्पेट करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 5 कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल हम किस चीज को कहते हैं, तो कार्डियक साइकिल इज द परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट रेट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट। एक हार्ट बीट और दूसरे हार्ट बीट के दरमियान, या इसमें जो हम वो करते हैं, मतलब एक दफा हार्ट बीट हो गया फिर नेक्स्ट बीट हो गया, इसको हम कहते हैं साइकिल। ठीक है, तो हम एटलीस्ट 5 साइकिल जो है हम क्या करते हैं, उस रेडियल पल्स को हम के मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे बात हुई है रेडियो रेडियल डिले की बात हुई है। इसका क्या मतलब होता है, रेडियो रेडियल डिले डिस्क्राइब अ लॉस ऑफ सिंक्रोनिसिटी बिटवीन द रेडियल पल्स ऑन ईच आर्म। ठीक है, रिजल्टिंग इन द पल्स अकरिंग एट डिफरेंट टाइम। इसका मतलब ये होता है, अगर किसी पेशेंट के वो राइट और लेफ्ट जो दोनों वो है, रेडियो रेडियल डिले डिस्क्राइब द लॉस ऑफ सिंक्रोनिसिटी बिटवीन द रेडियल पल्स ऑन ईच आर्म। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, अगर हम जो अपने राइट हैंड हमारा होता है उसके रेस्ट पे, और जो लेफ्ट हैंड होता है उसके रेस्ट रेस्ट वाली जो पोजीशन होती है, ये जो रेस्ट जॉइन होती है, अगर वहां पे हम पल्स देखें, वो जो दोनों जो है वो सेम होती है। सेम का मतलब ये होता है कि दोनों की जो रेट होती है, या दोनों दोनों की जो रिदम होती है वो सेम होती है। ठीक है, अब हम रेडियोरेडल डिले किस चीज को कहते हैं, रेडियोरेडल डिले हम कहते हैं, अगर हमारे पास राइट राइट रेस्ट और लेफ्ट रेस्ट के दोनों के दरमियान दो 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 रेस्ट है हमारे पास, अगर वहां पे हमारे पास जो पल्स है वो राइट में एक जैसे हो और लेफ्ट में एक जैसे हो, तो फिर हम उसको कहते हैं रेडियो रेडल डिले कहते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर जो राइट रेस्ट है वहां पे रिदम जो है वो एक जैसे है और लेफ्ट में जो है वो अलग सी है, तो फिर ऐसी ऐसी कंडीशन को हम रेडियो रेडल डिले कहते हैं। वरना अदर नॉर्मली जो होता है वो दोनों क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल दोनों सेम होते हैं। अगर राइट रेस्ट जो है वो वहां पे जो पल्स है वो बाउंसी है, तो
तो लेफ्ट में भी बाउंसी होगी। अगर राइट पे जो रेट है वो 88 है तो लेफ्ट में भी 88 होगा। अगर राइट में 88 है और लेफ्ट में 72 है तो फिर ये सिंक्रोनिसिटी जो है वो लाज होती है। ठीक है, सिंक्रोनिसिटी मतलब कि जो बैलेंस होती है वो लाज होती है। टू असिस्ट फॉर रेडियोरेडल डिले पाल्पेट बोथ रेडियल पल्स साइमल्टेनियसली। अगर हम जो है किसी पेशेंट की रेडियोरेडल डिले को हम रेडियोरेडल डिले जो है वो हम देखते हैं तो हमने दोनों पल्स को एट अ टाइम हमने क्या करना होगा, हमने असिस्ट करना होगा। ठीक है, टू असिस्ट फॉर रेडियोरेडल डिले palpate both radial pulse simultaneously in healthy individual the pulse should occur at the same time। जैसे मैंने आप लोगों से अभी बात की, if the radial pulse are out of the synchronize this will be described as the radioradial delay। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर हमारे दोनों जो रेस्ट वाली पोजीशन है वहां पे जो पल्स है वो एक हाथ में एक जैसे हो और दूसरे में दूसरी उसका पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं कि ये क्या है, रेडियो रेडियल डिले है। ठीक है, आगे हमारे पास बात आती है यहाँ पे काजेज ऑफ रेडियोरेडल डिले। अब जो हमारे पास जो इसके मेन काजेज है वो क्या हो सकते हैं, सबक्लेवन आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, अब जो हमारे पास सबक्लेवन आर्टरी है उसकी स्टेनोसिस हो सकती है। स्टेनोसिस मतलब कि उसकी नेरोइंग हो सकती है हमारे पास। ठीक है, और सेकंड ये है कि जो एओर्टिक डाइसेक्शन है वो उस कंडीशन में हमारे पास रेडियोरेडल डिले होता है। एओर्टिक डाइसेक्शन हम कहते हैं सीरियस कंडीशन इन विच टीयर आकर इन इनर लेयर ऑफ द बॉडी मेन आर्टरी एओर्टा। ठीक है, जो हमारा एओर्टा होता है, ठीक है, अगर उस एओर्टा की जो इनर लेयर है वहां पे कुछ जो है वो टीयर हो जाए या वो अंदर से जो है क्या वो कट ऑफ हो जाए या अंदर से उसमें कुछ दरारें पड़ जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसे कंडीशन में जो है फिर क्या होता है, ब्लड रश थ्रो अ टीयर काजिंग द इनर एंड मिडल लेयर ऑफ द एओर्टा टू स्प्लिट डाइसेक्ट। अगर एओर्टा के लेयर के अंदर कुछ टीयर बन जाए तो उसमें फिर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो एवोर्टा से बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो अगर वो बाहर की तरफ निकलता है तो उस कंडीशन में फिर जो हमारे जो पल्सेस होते हैं उनकी वो होती है सिंक्रोनिसिटी होती है वो लाज हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज हम जो है यहाँ पे एक नोट करेंगे पेशेंट की। आगे हमारे पास बात आती है ब्रेकियल पल्स की। और आप लोगों को पता है कि ब्रेकियल पल्स हम लोग कहाँ पे देखते हैं। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा। Palpate the brachial pulse in each arm, assessing volume and character। ठीक है, so brachial pulse can be located by feeling the bicep tendon in the area of antecubital fossa। आप लोगों को पता है कि जिस पोजीशन पे हम लोग जो है वो ब्लड प्रेशर वाला जो डिवाइस होता है जहाँ पे हम लोग जो बीपी चेक करते हैं, जहाँ हम अपना जो है वो क्या कहते हैं स्टेथोस्कोप रखते हैं जिस पोजीशन पे एंटीकुबाइटल स्पेस उसको कहते हैं, वहां पे हम लोग कौन सी पल्स देखते हैं, ब्रेकियल पल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, रेस्ट वाली पोजीशन पे रेडियल पल्स देखते हैं और एंटीकुबाइटल वाली पोजीशन पे हम लोग ब्रेकियल पल्स देखते हैं। तो अगर हमने ब्रेकियल पल्स को हमने देखना है तो वहां पे जो मेरा मकसद होगा वो वॉल्यूम और करेक्टर होगा कि ब्लड वॉल्यूम क्या है और उसके क्या 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 करेक्टर्स है। सपोर्ट द पेशेंट राइट फॉर आर्म विद योर लेफ्ट हैंड। ठीक है, पेशेंट की जो राइट आर्म है उसको हम जो है अपने लेफ्ट हैंड से उसको सपोर्ट देंगे। पोजीशन टू द पेशेंट सो डेट द अपर आर्म इज abducted, देयर एल्बो इज partially flexed एंड देयर फॉर आर्म इज एक्सटर्नली रोटेटेड। यहाँ पे एक बात हुई है कि जो पेशेंट को हम पोजीशन देते हैं तो पोजीशन इस तरह देंगे कि उसकी जो अपर हैंड है या अपर आर्म है वो abducted होगी। abducted का मतलब ये होता है कि अगर हम मिसाल के तौर पर अपने हाथ को बॉडी से दूर ले जाएं, ठीक है, इस तरह खड़े रखें या दूर ले जाएं तो इसको हम कहते हैं abducted कहते हैं। अगर हम अपने हैंड को बॉडी के टूवर्ड लाएं तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं एडक्टेड या उसको हम कहते हैं एडक्शन कहते हैं, abduction एडक्शन। ठीक है, अगर हम अपने पाँव को जो है वो इस तरह मतलब खोलें तो उसको हम कहते हैं abducted और फिर अगर हम दोनों पाँव को साथ मिलाएं तो उसको हम कहते हैं क्या, एडक्टेड। मिसाल के तौर पर अगर हम जैसे ही नमाज में खड़े होते हैं तो अगर कुछ लोग इस तरह होते हैं कि उनकी जो दोनों पाँव के दरमियान जो फासला होता है वो ज्यादा होता है तो वो ज्यादा पाँव एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, उसको कहते हैं abducted। अगर वो नजदीक लाए तो उसको हम कहते हैं एडक्टेड हम कहते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अगर बीपी को देखना है तो पेशेंट का अपर आर्म जो है वो abducted होगा, देयर एल्बो इज पार्शियली फ्लेक्स
ठीक है। एंड देयर फार आर्म इज एक्सटर्नली रोटेटेड, और जो फार आर्म है उसको हम एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। क्यों एक्सटर्नली, क्यों रोटेट करेंगे? क्योंकि जो एंटीकोबाइटल स्पेस है उसको हम जो है वो सरफेस, उसकी सरफेस एरिया जो है वो अपर साइड पे लाएंगे, ताकि हम प्रॉपर अपनी फिर स्टेथोस्कोप को वहां रख सकें। With your right hand, palpate medial to the bicep, brachial tendon, and lateral to the medial epicondyle of the humerus. Deeper palpation is required. Compare the radial pulse palpation due to location of the brachial artery. फिर हम लोग क्या करेंगे, जो वहां पे हम ब्रेकियल पल्स को देखते हैं तो हमें डीपर पाल्पेशन की वो जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने क्या करना होता है, कंपेयर टू द रेडियल पल्स पाल्पेशन ड्यू टू लोकेशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। जो ब्रेकियल आर्टरी हमारे पास होती है वो थोड़ी सी डीप में होती है, तो वहां पे हमें फिर डीप किस चीज की जरूरत होती है, पाल्पेशन की हमें जरूरत होती है। तो ये हमारी जो पोजीशन है वो कौन सी होगी, वो ब्रेकियल आर्टरी के लिए हमारे पास होगी। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, कि व्हाट इज मीन बाय ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। हमारे पास जो होता है अगर ब्लड का जो आर्टरी होती है या वेन होता है, ठीक है, हम बात कहते हैं कि जो ब्लड जितना भी प्रेशर जो है वो ब्लड वेसल पे जो है वो अप्लाई करता है, तो उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर कहते हैं। ज्यादा लोग हमारे पास ब्लड प्रेशर को नहीं जानते। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लड वेसल के, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिस तरह एक पाइप में पानी जाता है तो उस पानी का पाइप पे भी कुछ प्रेशर होता है। ठीक है, इस तरह हमारे जो बॉडी में हमारे वेसल है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वहां पे जो ब्लड होता है उसका उनका जो है ब्लड वेसल पे एक प्रेशर होता है, एक फोर्स होता है, तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। measure the patient blood pressure both see our blood pressure guide for more detail, white pulse pressure and narrow pulse pressure। अब हमारे पास ब्लड प्रेशर में दो चीजें डिस्कस हुई है, वाइट पल्स प्रेशर एंड नैरो पल्स प्रेशर। इसका क्या मतलब होता है? Wide pulse pressure more than 100 mmHg of difference between systolic and diastolic blood pressure can be associated। So सबसे पहले हमने बात ये करनी है कि हमारे पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास वो होता है कि द फोर्स कि जिस वक्त हमारे पास जब हार्ट जो है वो बीट करता है, ब्लड को जिस जैसे ही वो ब्लड को बीट करता है बॉडी में, मींस जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट होता है और ब्लड हमारे बॉडी में जाता है, तो उस दौरान जितना फोर्स वो ब्लड वेसल पे अप्लाई होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि हम लिखते हैं 120, जो हम नॉमिनेटर में लिखते हैं। और फिर जब आप लोग ब्लड प्रेशर नाप करते हो तो ऊपर आप लिखते हो कि 120/80, 160/90। तो ये जो अपर वाली वैल्यू है इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। और ये वो वैल्यू है कि जो हार्ट जो है वो जिस दौरान वो बीटिंग करता है या जिस दौरान वो खून देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो खून देता है आपके बॉडी पार्ट को, तो वो जो प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और फिर जिस दौरान आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होता है और वो वापस उसमें डायलेशन होती है, ब्लड आता है, तो उस दौरान जो आपके बॉडी वाले पार्ट है वहां पे तो खून का कोई जो प्रेशर होता है उसको फिर हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और डायस्टोलिक हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को तो हमने इसके बारे में जो जानकारी थी वो हमने हासिल कर ली। अब हम बात करते हैं वाइट पल्स प्रेशर, ये हमारे पास क्या होता है। स्टूडेंट ये बात याद रखें कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दरमियान अगर जो डिफरेंस है वो 100 mmHg से ऊपर चला जाए, तो ऐसे ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं वाइट पल्स प्रेशर कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग जो जो बीपी नाप करते हैं हम देखते हैं कि 120/80। तो आप देखिए 120/80 का मतलब ये है कि आप 120 से 80 माइनस करो तो हमारे पास जो है वो डिफरेंस क्या रह जाएगा, 40 रह जाएगा। तो यह हमारे पास वाइट पल्स प्रेशर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर जो है वो 100 से ऊपर की बात की है। अब अगर एक पेशेंट है और उसकी जो सिस्टोलिक है वो 190 आ रही है और डायस्टोलिक जो है वो उसकी आ रही है 170 आ रही, सॉरी सिर्फ 70 आ रही है। ठीक है, तो 70 डायस्टोलिक है और 190 उसकी सिस्टोलिक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग पल्स प्रेशर निकाले तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करोगे, मींस 190 माइनस 70। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे जो डिफरेंस था वो क्या आया, 120 आया। तो 120 आप लोगों को पता है कि अबव देन 100 है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अबव देन 100 है। सो दिस ब्लड प्रेशर इज नोन एज वाइड वाइड पल्स प्रेशर, हम इसको कहते हैं। ठीक है,
यह हमारे पास किस कंडीशन में हो सकता है? ठीक है, अ वाइड पल्स प्रेशर समटाइम कॉल्ड अ हाई पल्स प्रेशर बिकॉज द नंबर इज ग्रेटर मींस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम नंबर। अब यह हमारे पास कौन से कंडीशन में हो सकता है? सो देयर आर टू कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइड पल्स प्रेशर। द फर्स्ट वन इज एओर्टिक रिगर्गिटेशन एंड द सेकंड वन इज एओर्टिक डायसेक्शन। सो व्हाट इज मीन बाय एओर्टिक रिगर्गिटेशन? एओर्टिक रिगर्गिटेशन is a condition that occur when your heart aortic valve doesn't close tightly। ठीक है, अगर आपका जो एओर्टिक वाल्व है वो जो है ब्लड को जो है वो पंप करने के बाद प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, तो उसमें कंडीशन में क्या होगा? एज अ रिजल्ट सम ऑफ द ब्लड पंप आउट ऑफ योर हार्ट मेन पंपिंग चेंबर लेफ्ट वेंट्रिकल लीक बैकवर्ड। तो उस कंडीशन में जो ब्लड होता है वो वापस क्या होता है? बैक फ्लो होता है। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एओर्टिक रिगर्गिटेशन, हम ऐसे कंडीशन को कहते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारे पास है एओर्टिक डायसेक्शन। तो एओर्टिक डायसेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो एओर्टा है उसके अंदर हमारे पास टीयर से बन जाए, सुराखें बन जाए और ब्लड जो है वो उससे बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एओर्टिक डायसेक्शन कहते हैं। और ये तो आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है कि बिलो वाइड पल्स प्रेशर जो है वो किस वजह से होता है? क्या वो एओर्टिक रिगर्गिटेशन की वजह से होता है, क्या वो एओर्टिक डायसेक्शन की वजह से होता है? सो ये दोनों आप लोगों के पास ऑप्शन में प्रेजेंट है। A more than 20 mmHg difference in BP between the arm is an abnormal and is associated with aortic dissection। ठीक है, आपकी बात इसमें बात ये है कि हमारा मोर देन 20 ml डिफरेंस इन बीपी बिटवीन आर्म, अगर हमारे बीपी की डिफरेंस जो है वो 20 से अबव जो होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या लेते हैं? एबनॉर्मल लेते हैं। एंड इट इज एसोसिएटेड विद एओर्टिक डायसेक्शन, जो है एओर्टिक डायसेक्शन में इस तरह होता है हमारे पास। In PV ASCII station, you are unlikely to be expected to carry out of throat blood pressure assessment due to time restraint. However, you should demonstrate that you have अच्छा, ये कहते हैं कि जब आपके पेरिफेरल वास्कुलर एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे ASCII जो क्वेश्चन होते हैं, तो अगर वहाँ पे आप ब्लड प्रेशर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते एग्जाम के टाइम में, तो आप जो है उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हमें जो है प्रॉपर अबूर हासिल है। तो वैसे दिया हुआ है। अब आगे बात आती है हमारे पास किस चीज की? कैरोटिड पल्स की हमारे पास बात आती है कि व्हाट इज मीन बाय कैरोटिड पल्स। ठीक है, आप लोगों को पता है कि द कैरोटिड पल्स कैन बी लोकेटेड बिटवीन द लेरिंग्स एंड द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेमिडोमास्टाइड मसल। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है वो ये जानना है कि व्हाट इज मीन बाय कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड पल्स। ठीक है, ये कैरोटिड पल्स हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले आप लोग ये चीज सीख लो। कैरोटिड पल्स जो है या कैरोटिड आर्टरी जो है वो वाली आर्टरी है जो कि आपके जो ब्रेन होता है, ठीक है, उसको जो प्रॉपर जो ब्लड पहुंचाने का काम होता है वो कौन करता है? वो कैरोटिड आर्टरी करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है द कैरोटिड पल्स हम किस तरह जो है वो उसको असिस्ट करेंगे? सो द कैरोटिड पल्स कैन बी लोकेटेड बिटवीन द लेरिंग्स। हमारे पास जो लेरिंग्स होता है एंड द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेमिटोमास्टाइड मसल। ठीक है, लेरिंग्स और स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल के दरमियान जो है वो हम लोग क्या करते हैं? अपने कैरोटिड पल्स को हम लोग क्या करते हैं? वो असिस्ट करते हैं। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है आप लोगों को। ठीक है, अब जो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल है ये कौन से मसल होते हैं? सो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड जो है ये एक लॉन्ग मसल होते हैं जो कि स्टर्नम को जो सीने वाली हड्डी होती है उसको, क्लेविकल को और मेस्टाइड प्रोसेस को और टेम्पोरल बोन को क्या करते हैं? वो निक के साथ जोड़े रखते हैं। तो ऐसे मसल को हम कहते हैं स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं अभी। अस्कल्टेट द कैरोटिड आर्टरी। सो हम कैरोटिड आर्टरी को किस तरह अस्कल्टेट करते हैं? हमने ऑलरेडी बात की रेडियल और ब्रेकियल के बारे में, अब आते हैं कैरोटिड के बारे में। Prior to palpation the carotid artery, you need to auscultate the vessel to rule out the presence of bruit। ठीक है, अब ये लोग कह रहे हैं कि जब कहीं भी हम कैरोटिड आर्टरी को पाल्पेट करते हैं, तो कैरोटिड आर्टरी को पाल्पेट करने से पहले जो हमारा काम है वो क्या होगा? हमारा जो पहला काम होगा वो हमने जो है ब्रूट साउंड को जो है वो देखना है कि क्या वहां पे ब्रूट साउंड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अब क्या मतलब ब्रूट साउंड का? The presence of the bruit suggests underlying carotid stenosis, making palpation of the vessel potentially dangerous due to risk of dislodging a carotid plaque and causing an ischemic stroke। ठीक है,
स्टूडेंट ये बात याद रखें, जब भी हम लोग कैरोटिड आर्टरी को पालपेट करते हैं तो पालपेट करने से पहले हम लोगों ने क्या करना होगा, हमने कैरोटिड आर्टरी जो है हमने उसको अस्कल्टेट करना होगा। अस्कल्टेशन का मतलब ये होगा कि मैंने वहाँ पे जो है वो जो है वो साउंड हमने देखने होंगे। अगर मिसाल के तौर पर वहाँ हमें ब्रूट वाले साउंड जो है वो हमें हमने अस्कल्टेट की, हमने स्टेथोस्कोप में हमें ब्रूट साउंड जो है वो अस्कल्टेट हुई, तो फिर हम लोगों ने कैरोटिड आर्टरी को पाल्पेट नहीं करना इस कंडीशन में। क्यों इसलिए नहीं करना कि अगर मिसाल के तौर पर आप जाके कैरोटिड आर्टरी को पाल्पेट कर रहे हो और आपने पाल्पेशन से पहले जो है वो उस कैरोटिड आर्टरी को आपने अस्कल्टेट नहीं किया। अस्कल्टेट मतलब ये है कि वहां पे आपने कोई जो साउंड है, ब्रूट साउंड जो हमारे पास होते हैं, आपने उसको नहीं सुना। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि कुछ टाइम हमारे पास इस तरह होता है कि जो हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है उसके अंदर हमारे पास जो है कुछ जो है वो कुछ पार्टिकल या जो है इस तरह हमारे पास जो फेड्स या इस तरह हमारे पास कुछ थ्रम्बस वो अंदर डिसलॉज होते हैं, वो अंदर उसके अंदर जो क्या होते हैं वो फंसे हुए होते हैं। ठीक है, अब आपने जो है वो अस्कल्टेशन नहीं की और आपने पाल्पेशन शुरू कर दी। जब आपने पाल्पेशन शुरू कर ली तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा कि मिसाल के तौर पर ये होगा कि पाल्पेशन से जो कैरोटिड आर्टरी के अंदर जो वो प्रेजेंट है हमारे पास जो डिस्लॉज पार्टिकल है वो वहां पे जो हो क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो के आपकी जो है कैरोटिड आर्टरी के अंदर चला जाएगा और आप लोगों को स्ट्रोक हो जाएगा, इस्केमिक स्ट्रोक हो जाएगा। तो याद रखें कि हमेशा कैरोटिड आर्टरी को पाल्पेट, ये बात याद रखें कि कैरोटिड आर्टरी को हमेशा पाल्पेशन करने से पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट काम है वो क्या करना है, हमने फर्स्ट जो है वहां पे अस्कल्टेशन करनी है। और अस्कल्टेशन में हमने कौन से साउंड को देखना है, ब्रूट साउंड को। और ब्रूट साउंड हमारे पास कौन से साउंड होते हैं, ब्रूट साउंड हम कहते हैं ब्रूट इज एन ऑडिबल वास्कुलर साउंड एसोसिएटेड विद टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। जिस वेसल में, जिस आर्टरी में अगर कहीं पे कुछ पार्टिकल जो है वो डिसलाज हो, वो फंसे हो, तो वहां पे हमारे पास जो ब्लड की साउंड होती है उसको हम ब्रूट साउंड कहते हैं। ठीक है, और ये वो सी साउंड होती है। तो अब आपने जो है पाल्पेशन से पहले जो है वहां पे वो ब्रूट साउंड जो है वो उसको सुन लिया, फिर आप पाल्पेशन नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ पार्टिकल डिसलॉज हो चुके हैं जो कि पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे पास। Place the diaphragm of your stethoscope between the larynx and the anterior border of the sternocleidomastoid muscle over the carotid pulse and ask the patient to take a deep breath and then hold it with your lens। हमने क्या करना होगा, जो जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम है उसको हमने लेरिंग्स और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेमिडोमास्टाइड मसल के ऊपर रखना होगा और पेशेंट हमने कहना होगा कि अब डीप ब्रीथ लो। बी अवेयर दैट दिस पॉइंट इज द एग्जामिनेशन the presence of the carotid root may be effect in the radiating cardiac murmur। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये कार्डियक मर्मर जो हमारे पास है ये क्या है हमारे पास। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। एक हमारे पास होता है क्या कहते हैं कार्डियक मर्मर। कार्डियक मर्मर का क्या क्या मतलब होता है, व्हेन नॉर्मल लेमिनर ब्लड फ्लो विद इन द हार्ट इज डिस्टर्बेड एंड ऑडिबल साउंड इज क्रिएटेड बाय टर्बुलेंट ब्लड फ्लो आउटसाइड द हार्ट, ऑडिबल टर्बुलेंट इज रिफर्ड एज ब्रूट, वेयर इनसाइड हार्ट के अंदर हमारे पास जो ब्लड होती है उसकी उसकी जो एबनॉर्मल फ्लो होती है उसको हम टर्बुलेंट कहते हैं, उसको हम ब्रूट साउंड कहते हैं। और अगर यही सेम ब्लड जो है और इसकी जो साउंड होती है इनसाइड द हार्ट जो है वो टर्बुलेंट हो या वो एबनॉर्मल हो तो उसको फिर हम हार्ट मरमर कहते हैं। तो ये दोनों कंडीशन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे जो है थी वो एक जरूरी थी आप लोगों से डिस्कस करने की। Palpate the carotid pulse. If no brute were identified, proceed to carotid pulse palpation। ठीक है, अगर वहां पे कोई ब्रूट साउंड प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, आपने कैरोटिड पल्स को पाल्पेट करना होगा। क्यों पाल्पेट करना होगा, इसलिए पाल्पेट करना होगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है कोई एबनॉर्मल पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं क्या कहते हैं समीना कौसर या कोई भी स्टूडेंट के कैरोटिड पल्स को पाल्पेट करने से पहले हम लोगों ने क्या करना होगा। एनीवन? सर उसको स्टेज से पहले चेक करना है। अच्छा, क्यों? सर वहां पे उसके साउंड देखना है, अगर साउंड एबनॉर्मल है तो फिर हमने इसको चेक नहीं करना, हाँ, वेरी पल्पेट गुड नहीं वेरी गुड करना। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है।
हमने जो है कैरोटिड पल्स को जो है हमने पाल्पेशन से पहले हमने वहां पे अस्कल्टेट करना होगा। अगर अस्कल्टेशन में जो है वो लेरिंग्स और एंटीरियर स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल के दरमियान अगर ब्रूट साउंड हमने सुन लिए, तो ब्रूट साउंड का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो कैरोटिड आर्टरी है इसमें कुछ पार्टिकल जो है वो अंदर फंसे हुए हैं, कुछ लिपिड मॉलिक्यूल फंसे हुए हैं। अगर मैं इसको पाल्पेट करूंगा तो पाल्पेशन में हम उस एरिया को प्रेस करते हैं, तो चांसेस ये पैदा हो सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये ऊपर कैरोटिड आर्टरी में ऊपर जा सकता है और हमें इससे स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। तो इसलिए हमने बिफोर पाल्पेशन द फर्स्ट पॉइंट इज टू अस्कल्टेट द ब्रूट साउंड। अगर वहां पे आप लोगों ने ब्रूट साउंड सुन लिया, कोई ब्रूट साउंड नहीं है, हाँ आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है ब्रूट साउंड एब्सेंट है, नहीं है, फिर आप जाके अपनी पाल्पेशन का प्रोसेस है वो कर सकते हो। Ensure the patient is positioned safely on the bed as there is a risk of inducing reflex bradycardia when palpating the carotid artery, potentially causing a syncopal episode। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है सिंकोपल एपिसोड, इसके बारे में हम थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले हम लोगों ने ये करना होगा कि पेशेंट को जो है हम लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर पोजीशन देनी होगी, ताकि पोजीशन से ये होगा पेशेंट जो है वो रेस्ट में आ जाए, रेस्ट पोजीशन पे आ जाए। और ये जो वर्ड दिया हुआ है सिंकोपल एपिसोड, तो सिंकोपल एपिसोड हम किस चीज को कहते हैं? ये ऐसा है कि मिसाल के तौर पर अगर ब्रेन को कुछ टाइम के लिए ब्लड फ्लो जो है वो ड्रॉप हो जाए या कम हो जाए, तो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होता है, और या वो उसको जो है कुछ फिट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं सिंकोपल एपिसोड हम कहते हैं। So gently place your finger between the larynx and the anterior border of the sternocleidomastoid muscle to locate the carotid pulse। अब आप लोगों की एमसीक्यूज में आ सकता है कि carotid pulse को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम larynx और anterior border of the sternocleidomastoid muscle के दरमियान हम फाइंड करेंगे। Assess the character e.g. slow rising 3D and volume of the pulse। हम लोगों ने क्या करना होगा, करेक्टर का मतलब ये है कि क्या वो जो पल्स है वो स्लो है या तेज है, क्या वो राइज हो रही है ऊपर की तरफ जा रही है, क्या वो 3D। 3D का मतलब ये होता है कि यार ये आप लोगों की साउंड बहुत आ रही है। 3D का मतलब ये होता है कि आप अपनी उंगली के नीचे एक धागा रखें और फिर उसको जोर से खींचे, तो वो आप फील करते हैं, उसको हम कहते हैं वो क्या है, हमारे पास 3D है। ठीक है, तो ये चीजें हम इसमें क्या करेंगे, नोट करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। सो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल जो है वो थर्सडे का दिन है, तो मज़ीद जितने भी वो टॉपिक आगे हमारा रहता है तो इंशाल्लाह वो हम लोग कल